हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पांडे। और कैसे हो बेटा आप लोग? अच्छा, सब बढ़िया। चलो बेटा, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर जो चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें हम लोगों ने बात कर ली थी माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अब बेटा हम लोग जिसमें बात करेंगे माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्री में जो चीज हम लोग लार्ज स्केल पे बनाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग इंडस्ट्री में बनाते हैं बेवरेजेस, ड्रिंक्स, जिसको बोलते हैं ड्रिंक, और एंटीबायोटिक्स। तो इसी के बारे में आज हम लोग, वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं लेकिन जो मेन बात करेंगे हम लोग बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स के ऊपर बात करेंगे। चलो बेटा, बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और इंडस्ट्री में हम लोग जो मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे वो होगा हमारा बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स। ठीक है बेटा। तो ये जो लार्ज स्केल पे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसके लिए हमें बड़े बड़े वेसल्स की जरूरत होती है, जिनको हम लोग बोलते हैं बायो रिएक्टर, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, फर्मेंटर्स। क्या बोलते हैं? फर्मेंटर्स। ओके, तो अब बात करते हैं प्रोडक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर। तो प्रोडक्शन जो लार्ज स्केल पे होता है इंडस्ट्री में, उसके लिए बड़े बड़े वेसल्स की जरूरत होती है। कमरों से भी बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, हजारों लीटर्स के, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मेंटर्स। ठीक है बेटा। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वो होगा हमारा फर्मेंटेड बेवरेजेस, अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है बेटा। तो जो इसमें हम लोग पहली बात करेंगे वो होगा हमारा फर्मेंटेड बेवरेजेस या फिर अल्कोहलिक बेवरेजेस। बेवरेजेस का मतलब होता है ड्रिंक्स। ओके, तो जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं इसको हम लोग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। बेटा, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी जो ईस्ट होता है, अगर इसको हम लोग बेवरेजेस बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, अल्कोहल बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ब्रीवर्स ईस्ट। क्या बोलते हैं? ब्रीवर्स ईस्ट। और याद हो तो कल मैंने आप लोग को बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि जो हमारा बेकरी इंडस्ट्री होता है उसमें जो ईस्ट यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, वो भी होता है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। तो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी अगर हम लोग बेकरी में यूज कर रहे हैं तो इसको बोल देते हैं बेकर्स ईस्ट, और अगर हम लोग इसको अल्कोहल बनाने में यूज कर रहे हैं तो इसी ईस्ट को हम लोग बोल देते हैं ब्रीवर्स ईस्ट। Saccharomyces cerevisiae brewers yeast used for commercial production of ethanol by fermenting malted cereals, fruits, juices। ठीक है बेटा। तो बहुत सारे माल्टेड सीरियल, फ्रूट, जूसेस का इस्तेमाल करके हम लोग फर्मेंटेशन के द्वारा एथेनॉल बना लेते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं C2H5OH। ओके, ये इसका फॉर्मूला हो गया एथेनॉल का। तो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी के द्वारा हम लोग ब्रेड भी बनाते हैं। सैक्रोमाइसिस सर्वेसी जो ईस्ट होता है इसी के द्वारा हम लोग अल्कोहल भी बनाते हैं। बस अगर हम लोग अल्कोहल बना रहे हैं तो इसको बोल देते हैं ब्रीवर्स ईस्ट, और अगर बेकरी में यूज करते हैं तो इसी को बोल देते हैं बेकर्स ईस्ट। ओके, चलो बेटा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर फर्मेंटेशन एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, और किस प्रकार की प्रोसेसिंग हो रही है, विद और विदाउट डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के द्वारा बना रहे हैं या विदाउट डिस्टिलेशन के द्वारा बना रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप के अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं। ठीक बेटा, अलग अलग प्रकार के अल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो और किस प्रकार की प्रोसेसिंग हो रही है। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। वाइन और जो बियर होता है हमारा, ये विदाउट डिस्टिलेशन बनता है। डिस्टिलेशन आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, क्या होता है बेटा, उसमें से हम लोग वाटर को निकाल लेते हैं। विस्की, ब्रांडी, रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन। और विस्की, ब्रांडी, रम की बात करें तो इसको हम लोग बनाते हैं डिस्टिलेशन से। कैसे बनाते हैं? डिस्टिलेशन से। तो बच्चों आप लोग को ध्यान क्या देना है, मेन पॉइंट, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी का यूज करते हैं जो कि ईस्ट है, ब्रीवर्स ईस्ट बोलते हैं, बनाने के लिए एथेनॉल, अल्कोहल, C2H5OH जिसका फॉर्मूला होता है। तो इससे डिफरेंट टाइप के हम लोग प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोडक्ट भी हो सकता है, विदाउट डिस्टिलेशन प्रोडक्ट भी हो सकता है। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, और जबकि बात करें विस्की, ब्रांडी, रम की, तो ये प्रोड्यूस होता है बाय डिस्टिलेशन। ओके, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं।
चलो बेटा, अब हम लोग बात करते हैं सम कॉमन प्रोडक्ट ऑफ ईस्ट फर्मेंटेशन। ईस्ट के फर्मेंटेशन से कुछ अल्कोहलिक बेवरेजेस हमें प्राप्त होती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, डिस्टिल्ड भी हो सकती हैं, विदाउट डिस्टिल्ड भी होती हैं, ठीक है। और देखते हैं कि करके फर्स्ट हम लोग बात करेंगे बियर की। किसकी बात करेंगे? बियर की। बियर जो होता है हमारा बार्ले, एक सीरियल होता है, बार्ले अनाज है, उसके फर्मेंटेशन से प्राप्त होता है, जिसमें अल्कोहल का कंटेंट होता है 3 to 6%। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाइन की। तो वाइन की अगर बात करें तो ये भी हमारा फर्मेंटेशन से प्राप्त होता है, ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से, और इसमें जो अल्कोहल का कंटेंट होता है 10 to 12% होता है। कितना होता है? 10 to 12%। अब ये बियर और वाइन जो होते हैं हमारे विदाउट डिस्टिलेशन बनाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट विस्की की बात करें तो ये डिस्टिलेशन ऑफ बियर से बनता है। विस्की जो हमारा होता है ये हम लोग बियर का अगर डिस्टिलेशन कर दे तो विस्की बन जाएगा, और इसमें अल्कोहल का जो कंटेंट होता है वो 40% होता है। कितना होता है? 40%। अब अगर ब्रांडी की बात करें, नेक्स्ट ब्रांडी है हमारा, तो ये भी डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है, डिस्टिलेशन ऑफ वाइन। अगर वाइन का डिस्टिलेशन कर दे तो ब्रांडी बन जाता है, जिसमें अल्कोहल के कंटेंट की बात करें तो 60 to 70% अल्कोहल होता है। अब हम लोग बात करेंगे रम की। तो रम की बात करें तो ये फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस, मोलासेस जो कि शुगर केन से प्राप्त होते हैं, हमें मोलासेस ऑफ शुगर केन, अगर इसका फर्मेंटेशन कर दें तो रम बन जाता है। ये भी डिस्टिल्ड प्रोडक्ट है, और इसमें जो अल्कोहल का कंटेंट होता है वो 40% होता है। कितना होता है? 40%। जिन, ये यूरोपियन राई के फर्मेंटेशन से बनता है, इसमें अल्कोहल के कंटेंट की बात की जाए तो 40% होता है। सेवेंथ है हमारा वोडका। वोडका जो कि पोटैटो के फर्मेंटेशन से बनता है, इसमें अल्कोहल का कंटेंट 40 से लेकर 90% तक हो सकता है बेटा, ठीक है। तो ये जो सारे प्रोडक्ट हैं इनको हम लोग ऑब्टेन करते हैं ईस्ट के द्वारा, और ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। और आप लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा है कि अगर अल्कोहल का परसेंट 30% से अधिक होता है तो ईस्ट मर जाता है। तो ये जो दोनों हमारे प्रोडक्ट हैं बियर और वाइन, ये विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं, डायरेक्ट बनते हैं, जिसमें कि अल्कोहल का कंटेंट क्या है? 30% से कम है। लेकिन अगर इससे ज्यादा अल्कोहल का कंटेंट हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्टिलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ईस्ट 30% से ऊपर जाने पे मर जाता है। तो उससे ज्यादा अगर हमें अल्कोहल का कंटेंट चाहिए तो हम लोग डिस्टिलेशन से अल्कोहल के परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। ओके बेटा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। चलो बेटा, अल्कोहलिक बेवरेजेस के बाद अब हम लोग बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की, ठीक है बेटा। तो एंटीबायोटिक्स 19th सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी, ओके। तो एंटीबायोटिक का मतलब बेटा सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है। एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ। क्या होता है? अगेंस्ट लाइफ। एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक्स, ठीक है, मतलब लाइफ के अगेंस्ट में दिया जाने वाला, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अब ये लाइफ के अगेंस्ट में होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए ये है प्रो लाइफ। क्या है हमारे लिए? ह्यूमंस के लिए होता है एंटीबायोटिक प्रो लाइफ। डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, इनके लिए ये क्या होता है? अगेंस्ट लाइफ, इनको मार देता है, किल कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया को ये किल कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं अगेंस्ट लाइफ। और ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये होता है प्रो लाइफ। एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट लाइफ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, फॉर ह्यूमन बीइंग दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट, ओके। नेक्स्ट, जो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक था हमारा वो था पेनिसिलिन। क्या था? पेनिसिलिन, जिसको डिस्कवर्ड किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था डिस्कवर? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड जो एंटीबायोटिक है हमारा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक एंड इट वाज चांस डिस्कवरी। और ये क्या था? सरेंडिपिटी थी, जिसको बोलते हैं चांस डिस्कवरी। करने गए थे कुछ और हो गया कुछ और, ठीक है बेटा। तो इसको बोलते हैं सरेंडिपिटी, ये एक चांस डिस्कवरी थी। ये कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और बाय चांस हमारा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर हो गया बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग while working on
स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। ये अपने कल्चर मीडियम में पेट्री डिश पे ढेर सारे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को ग्रो करते थे। और एक दिन इन्होंने क्या देखा कि कुछ जो अनवॉश पेट्री डिश है, जो भी प्लेट्स थी, उनपे कहीं कहीं पे हमारे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे थे। जब इन्होंने उसको ध्यान से ऑब्जर्व किया तो क्या पाया, वहां पे एक मोल्ड ग्रो कर गया था। क्या ग्रो कर गया था? मोल्ड ग्रो कर गया था, जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे थे। वो एक केमिकल सिक्रीट कर रहा था। पेनिसिलियम नोटेटम जो मोल्ड था, वहां पे अनवॉश्ड डिश पे जो भी प्लेट थी, जो धुली हुई नहीं थी, उस पे एक मोल्ड था, एक फंगस था, जो कि एक केमिकल सिक्रीट कर रहा था, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वहां पे ग्रो नहीं कर पा रहे थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या देखा? ऑब्जर्व अ मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट। अनवॉश्ड कल्चर प्लेट पे मोल्ड ग्रो कर गया था, एक फंगस ग्रो कर गया था, अराउंड विच, जिसके आसपास बैक्टीरिया कुड नॉट ग्रो, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे थे। और वो केमिकल था जो सिक्रीट कर रहा था ड्यू टू केमिकल प्रोड्यूस बाय द मोल्ड। उस केमिकल का नाम क्या दिया इन्होंने? ही नेम्ड इट पेनिसिलिन। क्या नाम दिया इन्होंने उसका? पेनिसिलिन नाम दिया। ओके, ठीक है बेटा, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। इट्स फुल पोटेंशियल एज इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे। इसका जो फुल पोटेंशियल था एंटीबायोटिक के तरह, इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ये किसने बताया? अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे ने। एंटीबायोटिक वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो बहुत सारे आर्मी के जवान जो थे अमेरिका के, वो घायल हो गए। तो इसी एंटीबायोटिक का यूज करके उनको ठीक किया गया। और इसके लिए फिर बाद में इन तीनों साइंटिस्ट को, फ्लेमिंग, चेन, फ्लोरे को अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज इन 1945 में। तो एंटीबायोटिक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज का लेक्चर ही पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। एंटीबायोटिक मतलब अगेंस्ट लाइफ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पूछा जाए तो पेनिसिलिन है, जिसको डिस्कवर्ड किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इन्होंने क्या देखा? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया जो अनवॉश प्लेट थी, ठीक है, इन बैक्टीरिया का कलर होता है गोल्डन कलर का। तो कहीं कहीं पे देखा कि गोल्डन कलर नहीं है, यानी बैक्टीरिया वहां पे ग्रो नहीं कर पा रहे। तो जब ध्यान से इन्होंने देखा तो वहां पे एक फंगस, एक मोल्ड ग्रो कर गया था, जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। ये एक केमिकल सिक्रीट कर रहा था, जिसको बाद में इन्होंने नाम दे दिया पेनिसिलिन, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। फिर बाद में क्या हुआ? अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे ने इसका फुल पोटेंशियल बताया कि इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। इसलिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया अमेरिकन सोल्जर्स को ठीक करने में। बाद में फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे तीनों को नोबेल प्राइज दे दिया गया इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। ओके बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। चलो बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड दिए हुए, जिन पे नीट में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिट्रिक एसिड की। सिट्रिक एसिड को हम लोग इंडस्ट्री में बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं। तो सिट्रिक एसिड जो हमारा होता है, ये मिलता है हमारा फंगस से, जिसका नाम होता है एस्परजिलस नाइगर। सिट्रिक एसिड के फंगस का नाम होता है जिससे ऑब्टेन करते हैं, एस्परजिलस नाइगर। एसिटिक एसिड की बात करें, जिसको आप लोग हिंदी में सिरका भी बोल लेते हो, ठीक है। तो एसिटिक एसिड हमारा मिलता है, जो बैक्टीरिया होता है एसिटोबैक्टर एसिटाई से। किससे मिलता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई से। लैक्टिक एसिड की बात करें तो ये मिलता है बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस से। किससे मिलता है? लैक्टोबैसिलस से। ब्यूटाइरिक एसिड की बात करें तो ये मिलता है हमारा बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से। किससे मिलता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एसिड आप लोग के एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जिसपे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला सिट्रिक एसिड मिलता है हमारा फंगस एस्परजिलस नाइगर से। एसिटिक एसिड हमारा मिलता है बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटाई से। लैक्टिक एसिड हमारा मिलता है बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस से। ब्यूटाइरिक एसिड हमारा मिलता है बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा,
ऑर्गेनिक एसिड के बाद अब हम लोग बात करेंगे कुछ एंजाइम की। तो एंजाइम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएज की। तो बेटा पैक्टिनेज और प्रोटीएज हमारे यूज होते हैं बॉटल जूस को क्लैरिफाई करने में। क्या करने में? बॉटल जूसेस को क्लैरिफाई करने में। अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो मार्केट में जो आप लोग पैक्ड बॉटल जूस लेते हो उसमें फाइबर्स नहीं होते हैं, जबकि जो हम लोग प्योर फ्रूट से जो जूस निकालते हैं उसमें बहुत सारे फाइबर होते हैं। तो ये एंजाइम के हेल्प से हम लोग इंडस्ट्री में क्या करते हैं, उन फाइबर्स को हटा देते हैं। पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएज जो एंजाइम होता है उसके हेल्प से हम लोग जो जूस होते हैं उनके फाइबर्स को डिसॉल्व कर देते हैं, पचा देते हैं। तो बॉटल जूस जो होता है वो क्लैरिफाइड होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेज की। स्ट्रेप्टोकाइनेज का ही दूसरा नाम है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, टीपीए। तो ये यूज करते हैं हम लोग क्लॉट बस्टर के रूप में। किसके रूप में? क्लॉट बस्टर। अगर कोई पेशेंट है जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, ठीक है, हार्ट अटैक होने वाला है, तो उस पेशेंट को हम लोग देते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या देते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स में से क्लॉट को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज का, जो कि ये क्या है? क्लॉट बस्टर है, क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। स्ट्रेप्टोकाइनेज हमें मिलता है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से। किससे मिलता है? बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट जो हमारे एंजाइम में बेटा वो होता है लाइपेजेस। लाइपेजेस का यूज करते हैं हम लोग डिटर्जेंट को बनाने में। जो हमारे वॉशिंग पाउडर्स होते हैं, जो भी हमारे सोप होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, उनको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं लाइपेजेस का। ये हेल्पफुल होते हैं रिमूव करने में ऑयल स्टेन। ऑयल के जो धब्बे होते हैं हमारे कपड़ों पे, उनको हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं लाइपेजेस का, जिसका कि हम लोग यूज करते हैं डिटर्जेंट बनाने में। ओके, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो। फिर हम लोग बात करेंगे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की। चलो बेटा, अब हम लोग माइक्रोबियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। किसके बारे में बात करेंगे? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में। किसके बारे में? साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए का यूज करते हैं हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के लिए। किसके लिए? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के लिए। ऐसे पेशेंट को दिया जाता है जिनके अंदर ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया गया हो, जिनके अंदर किडनी ट्रांसप्लांट हो, ऐसे किसी ऑर्गन का अगर ट्रांसप्लांट किया गया है तो उनका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट ना कर दे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देते हैं, जिससे उसका इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट नहीं करता है। वो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, जिसका की यूज करते हैं हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के लिए इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। और ये ऑब्टेन होता है, ये हमें मिलता है किससे? फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। किससे मिलता है? फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो साइक्लोस्पोरिन ए हमारा ऑब्टेन होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि एक क्या है? फंगस है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टैटिन्स की। किसकी बात करेंगे? स्टैटिन्स की, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है? कम करता है। प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस, और ये हमारा ऑब्टेन होता है ईस्ट से, जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस। तो स्टैटिन्स की बात करें तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस। तो बेटा माइक्रोबियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक कर दें और इसको शेयर करें। अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचती रहे। और वीडियो कैसा लगा आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।